हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं पीपीवी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में बार बार आए हैं उसको लेकर आई हूँ। तो ये हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 4 चल रहा है। चैप्टर 1 में मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी बेसिक्स है। तो अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आने वाले सारे चैप्टर्स आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो जो लोग भी हमारे इस गाइडली के चैनल पर नए हैं, जल्दी से जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चीज़ों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं खुद करती हूँ, दूसरा आपको एज अ होमवर्क देती हूँ ताकि आप आराम से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको और बढ़िया तरीके से एग्जाम में मार्क्स ला सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कस्टमर बैंकर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पार्ट 4। तो एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आपसे कि डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज व्हिच कैन बी विथड्रॉन ऑन रिक्वेस्ट, ऑन डिमांड, ऑन सैंक्शन बाय मैनेजर एंड ऑन परसुएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑन डिमांड। डिमांड नाम से ही पता चल रहा है, जब भी डिमांड किया जाएगा इस अमाउंट का, इस डिपॉजिट का, एज अ बैंक आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो पेएबल ऑन डिमांड होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सर्विसेज टू कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो बैंक जो है फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है ताकि वो आसानी से अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सके। ठीक है, तो उनके फंड्स को रेज करने के लिए, बढ़िया तरीके से उनका बिजनेस चले, उसके लिए बैंक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करती है, ऑफर करती है उनको डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये कौन कौन से सर्विसेज हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो पहला जो की सर्विस होता है मर्चेंट बैंकिंग। अब ये मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? तो मर्चेंट बैंकिंग में बेसिकली आप देखेंगे जो भी हमारी कंपनी होती है या गवर्नमेंट होती है उनको यहाँ पर बैंक हेल्प करती है रेज करने में फंड्स को फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो मर्चेंट बैंकिंग होता है वो इंटरमीडियरी का काम करता है बिटवीन द कंपनी, या आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट, एंड हमारा जो इन्वेस्टर है। ठीक है, तो इनके बीच ये इंटरमीडियरी का काम करती है। तो किस चीज में ये आपको हेल्प करता है? तो आप देखेंगे जो भी आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है उसको रेज करने में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करने में, रिपोर्ट्स बनाने में, आपके जो भी अप्रूवल्स होते हैं फ्रॉम द रेगुलेटरी यानी कि सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट, तो उनसे आपको अप्रूवल लेने में हेल्प करता है। जो भी आप प्लानिंग्स वगैरह, आईपीओ को मैनेज करना, उनको प्लान करना, सारी चीज़ों में आपको हेल्प करता है। वेदर यहाँ पर आप जो ब्रोकर्स वगैरह सेलेक्ट करते हो उनमें भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा, कौन सा रजिस्ट्रार होगा, क्या होगा, सारी चीज़ों में आपको हेल्प करता है। आपके स्टॉक एक्सचेंज को एनएससी वगैरह में लिस्ट कराने के लिए भी आपको एक मर्चेंट बैंकर हेल्प करता है। साथ के साथ जो भी आपका मार्केटिंग वगैरह होता है, आईपीओ वगैरह होता है, इनकी ट्रैक रिकॉर्ड ये बेसिकली रखते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको एक कंपनी आप आपकी एक कंपनी है और आपको यहाँ पर 500 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो आप क्या करते हो? एक मर्चेंट बैंकर्स को हायर करते हो। अब ये जो मर्चेंट बैंकर्स होंगे अब आपके बिहाफ पे ये सारा काम करते हैं, यानी कि जो भी आपके पब्लिक इश्यूज होंगे, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स हो गए या प्राइवेट प्लेसमेंट है, एफपीओ है, सारी चीज़ों में ये आपको हेल्प करेंगे। साथ के साथ आपके प्रोजेक्ट्स का रिपोर्ट बनाएंगे। फिर आपके जो भी आपकी कंपनी है उसको रेगुलेटरी जो अप्रूवल्स होते हैं, यानी कि सेबी से या स्टॉक एक्सचेंज से जो भी अप्रूवल लेना होता है वो आपके लिए लेकर आते हैं। आपकी पूरी प्लानिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं। इवन यहाँ पर आपके लिए ब्रोकर्स वगैरह, कौन सा रजिस्ट्रार होना चाहिए, कंसल्टेंट्स क्या होने चाहिए, सारी चीज़ें ये खुद मैनेज करते हैं। आपकी सारी चीज़ें अब मर्चेंट बैंकर मैनेज करता है। फिर आपको यहाँ तक हेल्प करता है कि आपकी जो भी आईपीओ है उसको लिस्ट कर दिया जाए स्टॉक एक्सचेंज में ऑन एनएससी। ठीक है, तो ये सारी चीजें करते हैं और लास्ट में आपके ट्रैक रिकॉर्ड भी रखते हैं आईपीओ का। तो मर्चेंट बैंकिंग का ये एक पूरा काम होता है और हर कंपनी एक अपना डेडिकेटेड मर्चेंट बैंकर हायर करते हैं ताकि वो इजिली इन सारी चीजों के साथ डील कर सके। ठीक है, तो इसको हम मर्चेंट बैंकिंग बोलते हैं। नाउ दूसरा आता है हमारा लीज फाइनेंसिंग। अब लीज फाइनेंसिंग क्या होता है इसको यहाँ पर समझेंगे। तो मैंने आपको ना एक प्रीवियस पार्ट 2 में बताया था लीज और लेसर के बारे में, जहां पर मैंने आपको कहा था लेसर कौन होता है? बैंक होता है, और लीज कौन होते हैं? आप होते हो, यानी कि कस्टमर होता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए।
अब मैंने यहाँ पर आपको गोल्ड का एग्जाम्पल दिया था, अभी मैं आपको घर का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप राम हैं, चलिए राम हैं, राम का खुद का बिजनेस है। अब राम को अपने बिजनेस को और ज्यादा शहर में एक्सपेंड करना है, तो इनको एक घर चाहिए रेंट पे। ये घर खरीदना नहीं चाहते, अगर ये घर खरीदेंगे तो इनको 10 लाख का पड़ेगा, लेकिन अगर ये रेंट पे लेते हैं तो हर महीने इनको 20,000 पर मंथ उनको देना पड़ेगा। तो उनके लिए rather देन बाइंग दिस हाउस, ये इन्होंने क्या किया, उस घर को रेंट पे लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने किसी और का घर था उसको रेंट पे लिया और वहां पे वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। उसको कहते हैं लीज फाइनेंसिंग, यानी लीज पे उन्होंने घर को ले लिया 10 साल 15 साल, जितने भी साल के लिए उनको लेना था। तो ये होता है लीज फाइनेंसिंग का मतलब। आप रेंट देते हो, आप सारी चीजें यूज करते हो, उनके घर को यूज कर रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, लेकिन वो घर आपका नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड लीज फाइनेंसिंग। जैसे आपने गोल्ड के केस में देखा होगा, आपका गोल्ड होता है, आपको ज्वेलरी एक सेफ डिपॉजिट लॉकर में आप डिपॉजिट कराते हो, ठीक है। तो जब डिपॉजिट कराते हो, आप बैंक के पास जाते हो, तो बैंक आपको एक लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो आप उस लॉकर में अपने सारे के सारे गोल्ड को रख देते हो, ठीक है, रखते हो। और उस जो लॉकर होता है उसका रेंट आप मंथली बेसिस पे बैंक को प्रोवाइड करते हो, और वहां पे आप आराम से अपने पैसे को, अपने ज्वेलरी को इजिली रख पाते हो। तो इसको क्या कहते हैं, लीज फाइनेंसिंग करना, कि हमने उसको खरीदा नहीं, हम उसका रेंट दे रहे हैं और हम अपने उसकी पूरी की पूरी फैसिलिटीज को खुद उठा रहे हैं। इसको हम लीज फाइनेंसिंग कहते हैं। अब एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के साथ डिटेल में बताया है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं। पहला एडवांटेज तो ये होता है कि आपका खुद का घर नहीं होता है, तो आपको ज्यादा यहाँ पे कॉस्टिंग वगैरह नहीं लगती है, तो पैसे आपके सेव होते हैं। कहाँ 10 लाख और कहाँ 20,000 हर महीने देना पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे टैक्स वगैरह जब आप देते हो, तो वहां पर आप रेंट वगैरह का एग्रीमेंट लगा सकते हो, लीज वगैरह का। अभी भी हम लोग जब जॉब करते हैं तो कहीं दूसरे घर में रहते हैं, तो हम रेंट एग्रीमेंट्स वगैरह लगाते हैं, जिससे हम आपको टैक्स वगैरह में बेनिफिट्स होते हैं। कोई भी डेप्ट वगैरह की यहाँ पर कोई डेप्ट नहीं होता आपको, कि आपका घर है तो आपको इसके लाइबिलिटी वगैरह इस घर की नहीं होती है, किसी और का घर है उनकी लाइबिलिटी है, आपके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है, बस आप रह रहे हो, ठीक है, मेहमान की तरह वहां पे रह रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी क्रेडिट रेटिंग ज्यादा बेटर होती जाती है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी नहीं है, ये आपका घर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ आपको अपना बिजनेस करना है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ती चली जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस ये होता है कि जो हमारा लेसर होगा, यानी कि जो ऑनर होगा उसका हस्तक्षेप होगा, एवरी टाइम वो इंटरफेयर कर सकता है अपने, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका एसेट है। इसके अलावा आपके कुछ रेस्ट्रिक्टेड यूज होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उससे बाहर आप, अगर आपका खुद का घर हो तो आप पूरे घर को यूज कर सकते हो, लेकिन जितना आपने लीज पे लिया है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, आपको उतना ही यूज करना होता है। साथ के साथ अगर मान लीजिए कल को कोई भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रेच करते हो, तो आपको उस घर से निकाला जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस अगर लेसर को होता है, तो यहाँ पर वो आपके जो भी ये आपने लीज पे लिया है उसको सीज कर सकती है, यानी कि आपको फिर उसको खाली करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये सारे आपको डिसएडवांटेजेस लीज फाइनेंसिंग के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका लीज फाइनेंसिंग। एक और आता है आपका प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होता है, जो हम लोग कार्ड वगैरह से पेमेंट करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ये सारे बिना यूज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स। तो आज के डेट में हम प्लास्टिक मनी का काफी ज्यादा यूज करते हैं, ताकि सेफ रहे हमारा पैसा, क्योंकि कैश लेकर जाना, अगर लार्ज अमाउंट पे हमको ट्रांजेक्शन करना है तो इतने सारे आप कैश लेकर नहीं जा सकते, आप कार्ड का यूज करके इजिली पेमेंट्स वगैरह ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कितने होते हैं, एक तो होता है आपका चार्ज कार्ड, जैसे कि आपका डायनर क्लब्स कार्ड होता है, या आपका अमेरिकन एक्सप्रेस का चार्ज कार्ड होता है, जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। आप जैसे मान लो 5,000 की आपने शॉपिंग की, तो 5,000 आप उस चार्ज कार्ड से यूज करके, और एवरी मंथ आपको फुल अमाउंट पे करना होता है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। हाई एनुअल फीस है, लेकिन कोई भी प्रेजेंट स्पेंडिंग लिमिट इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका चार्ज कार्ड होता है। लेट फीस अप्लाई किया जाता है फॉर डिले पेमेंट्स, अगर डिले करोगे तो बहुत ज्यादा चार्ज नहीं लगते हैं, तो यहाँ पर थोड़े बहुत आपको चार्जेस देने पड़ते हैं डिले पेमेंट्स के लिए। तो आज के डेट में हम लोग चार्ज कार्ड वगैरह भी काफी ज्यादा यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में तो सभी को पता है, इसमें आपको एक सैंक्शंस क्रेडिट लिमिट्स होती है, ठीक है, मतलब जितना आपका सैलरी होता है उसके हिसाब से यहाँ पर क्रेडिट लिमिट को अलाउ किया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर फुल पेमेंट करते हो,
अमाउंट पे करते हो। अगर आपने टाइमली अमाउंट को पे नहीं किया तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज लगता है। 35% क्रेडिट कार्ड पे आपको इंटरेस्ट चार्ज लगता है अगर आपने बैलेंस पे नहीं किया है तो। आपके बहुत सारे डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई, सबके क्रेडिट कार्ड होते हैं। एक तरीके से आप देखेंगे तो ये शॉर्ट टर्म लोन होता है जिसमें आपको बाय नाउ और पे लेटर का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा डेबिट कार्ड आता है। अब डेबिट कार्ड ये डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट से या करंट अकाउंट से लिंक्ड होता है। अब ये जो डेबिट कार्ड आपका होता है इसमें आपकी सैलरी, आपकी खुद के पैसे होते हैं, तो आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उतना ही खर्च कर सकते हो। और ये इंस्टेंट पेमेंट होता है, इंस्टेंट इसमें पैसे करते हैं। क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड की तरह नहीं होता है। इंस्टेंटली आपने 5,000 की शॉपिंग की, तुरंत आपका 5,000 कटता है। ठीक है, ये होता है डेबिट कार्ड। एटीएम के बारे में आप सभी जानते हैं। आप यहाँ से कैश वगैरह विदड्रॉ कराते हैं इजीली। ठीक है, आप यहाँ पर स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। डेबिट का एटीएम कार्ड में आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रीपेड कार्ड क्या होता है, इसमें पहले से आप अमाउंट को लोड करके रखते हो और जैसे अगर मान लीजिए 5,000 आपने अमाउंट को कार्ड में एडवांस में अपलोड करके लोड करके रखा है तो उसी 5,000 को आप यूज कर सकते हो। अगर नेक्स्ट टाइम यूज करना है तो फिर से पहले प्री अपलोड करना पड़ेगा, देन आप उसका यूज कर सकते हैं। को ब्रांडेड कार्ड क्या होता है, को ब्रांडेड कार्ड में आप देखेंगे, अमेजोन का एग्जांपल लेती हूँ। अमेजोन के पास अमेजोन पे करके कार्ड होता है, तो आप देखेंगे उन्होंने एक बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक है ना, तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ उन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप किया है जहां पर आईसीआईसीआई बैंक का भी नाम लिखा होता है और अमेजोन पे का भी नाम लिखा होता है। ऐसे आपने कार्ड देखे होंगे। तो इस तरीके का को ब्रांडेड कार्ड जो होता है आप लोग यूज करते हो। और ये क्यों को ब्रांडेड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप देखेंगे जितनी भी कंपनीज होती है, ई कॉमर्स या बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो पार्टनरशिप करती है ताकि आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से रिवॉर्ड्स अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंक्रीज किया जाए ताकि आप इस कार्ड का यूज करके शॉपिंग कर सको। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं को ब्रांडेड कार्ड। इसमें आपको डिस्काउंट्स वगैरह काफी सारे ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आपने इस कार्ड का यूज करके शॉपिंग किया तो आपको 1,000 कॉइन्स फ्री में दिए जाएंगे या 50 पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाएगा या 10 रुपए का आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका को ब्रांडेड कार्ड यूज में आता है। तो ये कुछ सर्विसेज थे जो मैंने आपको बताए जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देती हूँ, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो मर्चेंट बैंकर्स आर फाइनेंशियल ब्रोकर, क्रेडिट अप्रेजर्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, अंडरराइटर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो एक मर्चेंट बैंकर क्या होता है, फाइनेंशियली इंटरमीडियरी होता है बिटवीन द कंपनीज एंड द इन्वेस्टर्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओन्स द एसेट इन अ लीज अग्रीमेंट, लेसी, लेसर, बोथ लेसी एंड लेसर एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शंस में बताना है। गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, कोई डाउट होता है तो चैट सेक्शंस में जरूर पूछे। ज़रा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। आसानी से यहाँ पर पढ़ाई करें, जैव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट होता है, कोई भी फीडबैक है, कमेंट सेक्शंस में आप हमें दे सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।